हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएस को एक नए तरीके से देखेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो पीईटी 2021 के लिए रुक्मिणी प्रकाशन का जो मैंने पहला प्रैक्टिस सेट करवाया है, तो वहाँ से तो आपने उसका आंसर जान लिया। बाकी उस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे, उससे कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो उन क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं मैं उनको अभी डिस्कस करूँगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए और इसको याद जरूर कर लीजिए। ये मान के चलिए कि 70 प्लस का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था? पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अब इस क्वेश्चन से संबंधित जो और पॉइंट्स हैं आप समझिए। देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो क्या चीज़ नहीं मिला है? लोहा नहीं मिला है। फिर देखिए, वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 950 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ठीक, हम लोग अगला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये पूछा गया था कि निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो देखिए, इसका आंसर हुआ शहबाजगढ़ी अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। ठीक, आगे देखिए, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। पहले शिलालेख में जो है 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, जो कि 8 विभिन्न स्थलों से प्राप्त किया गया है। ठीक है ना, ये जो 14 विभिन्न लेख हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो बड़ा सा चट्टान है या पत्थर है, उस पर 14 बातें लिखी गई हैं। वो जो 14 बातें लिखी गई हैं उन्हीं को शिलालेख कहते हैं। अब ये जो 8 जगह इसके 14 शिलालेख पाए गए हैं, वो कहाँ कहाँ? पहला शहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेरा, तीसरा कालसी और चौथा गिरनार, पाँचवा धौली, छठवां सोपरा और सातवां एरगुड़ी और आठवां जो है जौगढ़ में है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि खरोष्टी है। ठीक है, केवल शहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि खरोष्टी है। तो देख लें, अगर आप कल क्वेश्चन को देखेंगे, अगर मेरा जो प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो है, अगर उसको देखेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पता चलेगा। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो हमको साथ में कुछ और भी चीज़ें पता चलेंगी, जो कि मालूम होना जरूरी है। फिर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो अब इससे देखिए, बोध गया पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है ना, कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे है? तो बोध गया। बाकी देखिए, निरंजना नदी फल्गु नदी का प्राचीन नाम है, यानी जिस नदी को आज हम फल्गु कहते हैं उसी का पुराना नाम क्या था? निरंजना है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी तट पर हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे पूर्णिमा के दिन हुआ था। और देखिए, लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और बुद्ध के प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तन में दिया। ठीक है ना, और वहाँ कहाँ पे दिया था? ऋषि पत्तन में भी मृग वन में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब प्राण को त्याग देना। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछा गया था, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो देखिए, झेलम नदी के किनारे वितस्ता का जो युद्ध हुआ वह पोरस व सिकंदर के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना, झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। हाइडेस्पीच का युद्ध को ही झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एपियस ने किया है। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट इसी में भी, सिकंदर और तक्षशिला के राजा आम्भी ने
मिलकर एक दूसरे को सहयोग करने का वचन किया था, यानी सिकंदर और तक्षशिला के राजा आम्बी। झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध में सिकंदर ने पोरस की वीरता को देखकर उन्हें पुनः उनका जीता हुआ राज्य पोरस को लौटा दिया और आपस में संधि कर ली। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया था कि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि या भाषा के लिए कौन सा असत्य है। तो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में संस्कृत असत्य है, यानी इसने कभी भी संस्कृत का प्रयोग नहीं किया है। और देखिए अशोक का अभिलेख की भाषा क्या है, ब्राह्मी है और खरोष्ठी है, ग्रीक है और अरमाइका है। ग्रीक एवं अरमाइका लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में प्राप्त हुआ है, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है और ब्राह्मी लिपि का अभिलेख शेष भारत से प्राप्त हुआ है। और देखिए अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहा गया था कि कूट थे उनको मिलाना था। तो उसमें देखिए मिंटो मार्लो जो सुधार था ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आया था, ठीक है ना। साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन हुआ इसके लिए, और चौरी चौरा की जो घटना थी ये असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। चौरी चौरा की घटना के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और दांडी मार्च जो है ये नमक का अवैध निर्माण को लेकर के हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पे 10 गुना ज़्यादा टैक्स कर दिया था, ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट जो हमारा बन रहा है, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को की गई थी। और गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया। गांधी जी ने कब शुरू किया था, 12 मार्च 1930 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ठीक। और देखिए 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस सबसे पहले मनाया गया, ठीक। फिर आइए 1857 की क्रांति को किसने जोड़ा, ठीक है ना, इसको किससे जोड़ा जाता है। तो जो ये 1857 की क्रांति है इसको कमल एवं चपाती से जोड़ा जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NIA ने 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत की थी। और चलिए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण नई इनफील्ड राइफल, ठीक है ना, का प्रयोग करना, जिसमें कारतूसों का ढक्कन गाय एवं सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता है। तो उसका जो ढक्कन था वो किससे बना हुआ था, गाय और सुअर की चर्बी से। देखिए नई जो इनफील्ड राइफल थी, और हटाया किसको गया था, ब्राउन बेस को, यानी पहले ब्राउन बेस यूज होता था और अब किसका यूज करना है, इनफील्ड राइफल का। वीडी सावरकर 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है, और डिजरायली 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह माना है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये पूछ लिया गया था कि हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था। तो हंटर आयोग का जो गठन हुआ था वह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हुआ था, ठीक है। कब किस लिए हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। किसने सहयोग किया था, हंसराज, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग कांड के विरोध में तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने 1 अप्रैल 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया, तो याद रखिएगा मोहम्मद अली को। एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन पदावधि में हुआ था, यानी उस समय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। वायसराय लॉर्ड डफरिन का भारत में कार्यकाल 1884 से लेकर के 1888 तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। आनंद कुमार बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन है, ये कब स्थापना हुई थी, 1876 में। कांग्रेस के प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे और 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में सबसे पहले देसी भाषाओं में भाषण दिया गया और 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। तो कांग्रेस का संविधान कब बना, 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन में हुआ था और ये उनका चौथा अधिवेशन था और इसके जो अध्यक्ष थे पहले अंग्रेज यानी जॉर्ज यूल थे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक के पॉइंट्स को देखा है। आगे ये देखेंगे कि क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है, अगर ठीक है तो कमेंट करिए और हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।